अब बात कर लेते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एक बहुत ही कमाल का सम, 4 व्हील एंड रियर व्हील। आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है और आपको देगा 4 मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन देखो, द 4 व्हील ऑफ अ कैरियज मेक्स 6 रेवोल्यूशंस मोर देन द रियर व्हील in going 120 meters. If the diameter of the 4 wheel be increased by 1/4 of its present diameter and the diameter of the rear wheel be increased by 1/5 of its present diameter, then the 4 wheel makes 4 more revolutions than the rear wheel in going the same distance. Find the circumference of each wheel in the carrier. चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ये क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन वीडियो पॉज करके लिख लो ताकि ये हट जाए, मैं लिख पाऊँ। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या है कि आपका जो 4 व्हील है कैरियज का वो 6 रेवोल्यूशन ज़्यादा लेता है पीछे वाले व्हील से। यानी देखो वो कैरियज कुछ इस तरीके का दिखता होगा जैसे एक ट्रैक्टर दिखता है। आप देखिए ये कैरियज कुछ इस तरीके का अगर होगा, ये छोटा व्हील होगा, ये बड़ा व्हील होगा। अगर ये छोटा है तभी जाके अगर सेम डिस्टेंस अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, दोनों मूव होते हैं, तो अब देखो ये छोटा होने की वजह से इसको ज़्यादा चक्कर मारने पड़ेंगे इसके मुकाबले। अगर ये यहाँ से यहाँ तक घूम के जाएगा तो ये ज़्यादा, मान लीजिए 3-4 राउंड अगर ये ले लेता है तो इसके 2 ही राउंड होंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। अब ये देखो अगर आपको नंबर ऑफ रोटेशंस और सरकमफ्रेंस का रिलेशन डेवलप करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो ले रहा है चक्का, उसका देखो कैसा। अगर आप मान लीजिए ये एक व्हील ले लेते हो, ठीक है, और आप क्या करो, इसके ऊपर एक रेड कलर का डॉट लगा दो, यहाँ पर इंक लगा दो रेड कलर की, और इस व्हील को ऐसे रोटेट कर दो, और ये व्हील ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इसको आपने ऐसे रोटेट कर दिया तो ये व्हील जब आगे बढ़ता जाएगा तो आपको क्या देखने मिलेगा पता है? ये व्हील ऐसे जब रोटेट होकर जाएगा तो ज़मीन पर ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये रेड डॉट छोड़ता चला जाएगा, ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पर ये रेड डॉट छोड़ता चला जाएगा। कैसे? क्योंकि जब ये घूमेगा, जब ये घूम के जाएगा तो ये रेड डॉट ऐसे ट्रैवल करेगा, फिर बाद में फिर से ज़मीन पर आएगा, यहाँ पर फिर आगे बढ़ेगा, फिर ज़मीन पर वो यहाँ पर आ जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, ऐसे गोल घूमकर फिर से ज़मीन पर आएगा। बराबर है? तो ये एक्चुअली कर क्या रहा है? ये पूरा ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है यहाँ तक, उसके बाद वापस ज़मीन पे आ रहा है। तो इससे एक रिलेशन डेवलप होता है कि जब कोई भी व्हील जब एक रेवोल्यूशन लेता है तो वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है जानते हो? सेम उसके सरकमफ्रेंस के बराबर। क्योंकि जब वो सीधा चल रहा होता है तो ये डॉट ऐसे ट्रैवल कर रहा होता है, उसके बाद ज़मीन पर आता है। तो सीधी सी बात है, अगर आप इन डॉट्स के बीच का डिस्टेंस देखोगे तो वो बराबर इस व्हील के सरकमफ्रेंस के बराबर आएगा कि इसका जितना लेंथ है। मान लीजिए ये 5 मीटर का अगर इसका सरकमफ्रेंस है, 5 मीटर का अगर इस व्हील का सरकमफ्रेंस है, तो आपको दिखेगा कि ये जो डॉट्स है वो 5-5 मीटर दूर ही मिलेंगे। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखना। अब चलो ठीक, अगर आप समझ गए कि एक व्हील का अगर 5 मीटर का सरकमफ्रेंस है तो वो एक रेवोल्यूशन में 5 मीटर ही ट्रैवल करेगा। ठीक है, एक व्हील का 5 मीटर का सरकमफ्रेंस है तो एक रेवोल्यूशन में 5 मीटर ही ट्रैवल करेगा। अब इसके अंदर क्या बात होती है देखो, अब अगर मैं बोल दूं कि आपने 20 मीटर ट्रैवल किया है, आपने 20 मीटर ट्रैवल किया है, तो 20 मीटर ट्रैवल करने में इसके कितने रेवोल्यूशंस लगे होंगे? एक रेवोल्यूशन में 5 मीटर, तो 4 रेवोल्यूशंस में 20 मीटर आएंगे। बराबर है? अब ये देखो इस 5 और 20 से 4 ये नंबर कैसे मिलेगा? आप करोगे 20 डिवाइडेड बाय 5 तो आपको आंसर आएगा 4। ठीक है, अब इससे आपका फॉर्मूला बन जाता है जो आप इस सम में यूज़ करने वाले हो। देखो क्या फॉर्मूला बनता है, ये जो 20 है ये मैंने क्या लिया है? डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस, और ये 5 क्या है मेरा? सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा सरकमफ्रेंस, और ये जो 4 मिला है ये क्या मिला है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, कितनी बार ये गोल घूमेगा उतना डिस्टेंस जाने में, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। ठीक है, तो देखो फ्री में फॉर्मूला मिल गया हमको।
कि भाई नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। अब बस इतना ही फॉर्मूला इसके अंदर लगाना है, अब हो गया काम अपना, हो गया काम। अब देख लो, अब ये सम कितने आराम से सॉल्व होता है। आपको सबसे पहले स्टार्ट कर लेना है, आप ऐसे ले लोगे इस सम के अंदर लेट द डायमीटर। अब मैं डायमीटर को यहाँ पर वेरिएबल लूँगा, क्योंकि आप क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में जो वेरिएशन लाया गया है डायमीटर में लाया गया है कि डायमीटर इज इंक्रीज, तो डायमीटर रहेगा वेरिएबल तो उसको इंक्रीज करना आसान रहेगा। तो मैं डायमीटर को लेता हूँ वेरिएबल, लेट द डायमीटर ऑफ द फोर व्हील बी x meters and rear wheel and the diameter of the rear wheel be y meters। ये मैंने ले लिया। अब इसके बाद क्या होगा कि डायमीटर मिल गया तो आपके पास सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आप जानते हो क्या होता है, पाई इंटू डायमीटर। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई इंटू डायमीटर। ठीक है, ये क्या है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से मुझे क्या मिल जाता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द फोर व्हील जो होगा मेरा वो हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई बाय डायमीटर कितना है, डायमीटर लिया है x, तो हो जाएगा पाई x मीटर्स इतना। ठीक है, ये तो ब्रैकेट में डाल लो। ठीक है, वो m वेरिएबल नहीं है, ध्यान रखना। और जो सरकमफ्रेंस ऑफ द रियर व्हील, सरकमफ्रेंस ऑफ द रियर व्हील जो रहेगा वो रहेगा पाई वाई मीटर्स। ये मुझे मिल गया सरकमफ्रेंस। ठीक है, अच्छा हम लोगों को ये पता है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, क्वेश्चन में आप देखोगे तो लिखा है 120 मीटर्स का डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कैरिएज, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कैरिएज कितना है, 120 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, ये मुझे दिया गया है। ठीक है, अब ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है उसने, तो अब इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से देखो मुझे कमाल की चीज़ मिलने वाली। वी नो दैट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ अ व्हील इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन circumference of the wheel। ठीक है, ये फॉर्मूला मेरे पास है, तो ये हम जानते हैं। अब इसके हिसाब से मैं पता लगा पाऊंगा कि जो मेरे फोर व्हील का कितना रेवोल्यूशन हुआ था और मेरा रेयर व्हील का कितना रेवोल्यूशन हुआ था। फोर व्हील यानी जानते हो सामने वाला, रेयर व्हील पीछे वाला। ठीक है, तो अब चलो बात कर लेते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ फोर व्हील। इसी तरीके से मुझे मिलेगा। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल कितना है भाई, 120 मीटर्स का, और सरकमफ्रेंस कितना है, फोर व्हील का सरकमफ्रेंस है पाई एक्स, तो ये आ जाएगा पाई एक्स। इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि नंबर है ये। ठीक है, और वैसे ही मुझे मिल जाएगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ रियर व्हील, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ रियर व्हील। सेम ही चीज़ है भाई, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करे, गाड़ी एक ही गाड़ी में लगे तो डिस्टेंस तो सेम ही जाएगा। एक 120 डिस्टेंस ट्रैवल किया है और सरकमफ्रेंस है पाई वाई का, तो ये हो जाता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। देखो ये है डिस्टेंस, ये है सरकमफ्रेंस, डिस्टेंस सरकमफ्रेंस, तो आपको मिल गया नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ रियर व्हील। अब आप क्वेश्चन में रीड करोगे तो उसमें लिखा है कि फोर व्हील ने रियर व्हील से कितने रेवोल्यूशन ज़्यादा, 6 रेवोल्यूशन ज़्यादा मारे। ठीक है, तो अब आप देखो, अगर मैं बोलूँ 14 और 20 में फ़र्क कितने का है, तो 6 का फ़र्क है। अगर आप इसको एज एन इक्वेशन में दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखाएंगे, आप देखो, आप लिखोगे 20 - 14 इज इक्वल टू 6, 20 - 14 इज इक्वल टू 6, तो इसी तरीके से मेरा इक्वेशन रेडी हो जाएगा। देखो
ठीक है। अब इक्वेशन कैसा बनेगा, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट, यहाँ से मिटा लेता हूँ मैं, आप देख लो। अब मैंने अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन वी गेट, क्या मिलने वाला है मुझे, इसके जो रेवोल्यूशंस हैं यानी 120/πx वो ज़्यादा हैं इससे, कितने, 6 ज़्यादा हैं। तो इसके लिए इन दोनों को अगर मैं माइनस करता हूँ तो मुझे आंसर आ जाएगा 6 का। ठीक है, इसे मैं बोल देता हूँ मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसी तरीके से अब जब नेक्स्ट कंडीशन में घुसने वाले हैं तो उन्होंने बोला है द डायमीटर ऑफ द 4 व्हील इज इंक्रीज बाय 1/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट डायमीटर और रियर व्हील इंक्रीज बाय 1/5 ऑफ इट्स डायमीटर। तो आप देखो, ठीक है, अब इसकी वजह से मुझे अब इनका नया डायमीटर बन जाएगा। तो न्यू जो डायमीटर बनेगा, न्यू डायमीटर ऑफ द 4 व्हील, न्यू डायमीटर ऑफ द 4 व्हील ये हो जाएगा, देखो पहले कितना था, x था, पहले x था, अब उसमें 1/4 ऐड हो जाएगा। ये ध्यान रखो कि वो 1/4 हो नहीं गया है, वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इंक्रीज हुआ है, मतलब जितना पहले था वो तो रहेगा ही, उसमें 1/4 बढ़ जाएगा। तो 1/4 कैसे निकालोगे किसी चीज़ का, देखो x का 1/4 यानी 1/4 आप मल्टीप्लाई कर दो x को। तो देखो मल्टीप्लिकेशन तो सीधा ही होता है ना, x है तो x/1 हो गया, 1x 1 × x x होगा, 4 1 = 4। तो आप ऐसे लिख सकते हो उसको। तो मैं लिखता हूँ प्लस x/4, तो ये 1/4 बढ़ गया। अब मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ। ठीक है, ये x × 4 4x, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 × x तो प्लस x हो जाएगा अपॉन ये इसके साथ 1 4 = 4। तो आप जानते हो ये ऐसे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखो ये 4x + x 5x हो जाएगा अपॉन 4, इतना ये मीटर्स का इसका डायमीटर हो गया 4 व्हील का। अभी न्यू डायमीटर ऑफ द रियर व्हील, न्यू डायमीटर ऑफ द रियर व्हील। ठीक है, न्यू डायमीटर ऑफ द रियर व्हील में ऐसा हो जाएगा, जो प्रेजेंट डायमीटर था वो तो रहेगा ही, उसका 1/5 ऐड हो जाएगा। 1/5 कैसे हो जाएगा, y/5 दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5y और ये प्लस y अपॉन ये 5। सेम उसी तरीके का पैटर्न y × 5, इधर नहीं कुछ 1 है, 1 × 5 फिर 1 5 तो ये हो जाएगा 6y/5 मीटर्स। ये इसका हो गया नया डायमीटर। ठीक है, अब इसका नया सरकमफ्रेंस भी बन जाएगा क्योंकि डायमीटर चेंज हो गया तो सरकमफ्रेंस भी चेंज होएगा। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला जानते हो, पाई × डायमीटर। तो सरकमफ्रेंस, न्यू सरकमफ्रेंस हो जाएगा, न्यू सरकमफ्रेंस ऑफ द 4 व्हील। ये कितना हो जाएगा नया सरकमफ्रेंस, अब ये हो जाएगा पाई × डायमीटर मेरा हो गया 5x/4 मीटर्स। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 5πx/4 मीटर्स, इसको ऐसे लिख देता हूँ। अभी वैसे ही न्यू सरकमफ्रेंस ऑफ द रियर व्हील, न्यू सरकमफ्रेंस ऑफ द रियर व्हील। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई × 6y/5 मीटर्स। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो पाई साथ में लिख देता हूँ, 6 × πy/5 मीटर्स। ठीक है, अब आ जाते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पे। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ 4 व्हील इन गोइंग 120 मीटर्स। अब ये हो जाएगा ये सेम ही चीज़ है। आप देखो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन सरकमफ्रेंस। तो डिस्टेंस कितना हो गया 120 और सरकमफ्रेंस ये रहा 5πx/4, 5πx/4। अब इतना आपको पता ही होगा, देखो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, देखो डिवाइड होता है। अभी देखो ये 120 डिवाइडेड बाय 5x/4 है। अब जानते हो ये
उल्टा होके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये 4/5 पाई एक्स हो जाएगा। हाँ, तो यानी मेनली हुआ क्या, ये नीचे रह गया और ये 4 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 120 × 4, ठीक है। तो मैं ये इसको नीचे से वहाँ भेज देता हूँ, ठीक है। अब ये 5 से इसको डिवाइड कर लो, ये देखो 5 1 ज़ा 5 और ये 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 24, 4 ज़ा मिल जाएगा 96, तो ये हो जाएगा 96/πx नंबर हो गया, ये तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 96/πx। अब सेम उसी तरीके से नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ रियर व्हील इस इन गोइंग 120 मीटर्स। अब सेम वैसे ही डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कितना है 6π/5। अब जैसे ये भी उल्टा हुआ था, ये भी ऐसे रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये 5 ऊपर चला जाएगा। 120 × 5 डिवाइडेड बाय 6π/y। अब ये हो जाएगा, देखो ये 6 1 ज़ा 6 20 ज़ा 20 × 5 हो गया 100/πy। ये मुझे मिल गया नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ रियर व्हील, ठीक है। अब चलो, अब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन वी गेट, सेकेंड कंडीशन के हिसाब से क्या मिलता है, देखो अब मेन रेवोल्यूशन, ज़्यादा रेवोल्यूशन किसका है, 4 व्हील का। 4 व्हील का रेवोल्यूशन है 96/πx। ये ज़्यादा रेवोल्यूशन माइनस कम किसका रेवोल्यूशन है, इसका, ये है 100/πy। कितना ज़्यादा है ये, 4 ज़्यादा है। तो ये मुझे मिल गया, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। काम हो चुका है। अब ये दोनों इक्वेशंस मैंने साथ में लिख लिए। अब देखो पहले वाले का डिफरेंस ऑफ रेवोल्यूशन 6 था और सेकंड कंडीशन में डिफरेंस ऑफ द रेवोल्यूशंस 4 था, ठीक है। अब ये दोनों मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन आप देखो अभी एट प्रेजेंट ये दोनों भी लीनियर इक्वेशंस नहीं है। x नीचे है यानी ऊपर आएगा तो x का पावर -1 हो जाएगा, जो कि कंडीशन नहीं होती है। तो मुझे एक चीज़ देखना है, 120/πx जो है इसको मैं 120 × 1/πx लिख सकता हूँ। देखो कोई फ़र्क नहीं है, ऐसा क्रॉस नहीं होता, ये मल्टीप्लिकेशन सीधा ही सीधा होता है, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से। तो 120 × 1 120 हो जाएगा और 1 × πx। आप देखो वही तो है, कुछ अलग हो गया, ठीक है। तो अब ये ध्यान देखो, मैं करना क्या है, मुझे ये जो 1/πx दिख रहा है इसको रिप्लेस करने वाला हूँ मैं। इसको किस चीज़ से रिप्लेस करूँगा, देखो मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा। अब सब्स्टिट्यूटिंग 1/πx = m और 1/πy = n वी गेट। हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब आप देखो ये सब्स्टिट्यूट करके फ़ायदा क्या होगा, ये जो 120/πx लिखा है वैसे ही 120/πy भी हो जाएगा, तो 120 × 1/πy, ठीक है। ये इसका यहाँ लिखा, इसका यहाँ लिखा है मैंने। अब देखो अगर मैं इसकी जगह पे m डालता हूँ तो ये हो जाएगा 120m और इसकी जगह पे n डालता हूँ तो ये हो जाएगा 120n। तो वैसे ही ये हो जाएगा 120m - 120n। आप ये ध्यान दो बच्चे, यह नहीं सोचना चाहिए कि यार πx को मतलब ये 120/m आना चाहिए। ध्यान दो, मैंने इसकी जगह पे m नहीं डाला जो नीचे आएगा। अगर मैंने सिर्फ πx को m लेता तो m नीचे आता, मैंने तो ये पूरे एक्सप्रेशन को m लिया है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो लॉजिक समझो, 120m - 120n = ये हो गया 6। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 है। सेम इसी के लॉजिक से 96m - 100n ये हो जाएगा 4, इक्वेशन नंबर 4। अब आपके पास ज़्यादा दिमाग है तो आप ऐसा कर सकते हो कि उसको डिवाइड कर सकते हो थ्रू आउट, ठीक है, और छोटा बना सकते हो, ठीक है। लेकिन क्यों इतना मगजमारी करूँ, नहीं करने का मुझे। आप देखो इसका एलसीएम ले लेता हूँ मैं 120 और 100 का, क्योंकि मुझे इसको कैंसिल करना है, ठीक है। तो अब देखो मैं इन दोनों का एलसीएम कैसे निकालता हूँ, जो बचपन में सीखे थे, ठीक है। आप देखो पहले इससे डिवाइड करो, जो दोनों को डिवाइड 10 दोनों को डिवाइड करता है, 10 12 और 10 10। उसके बाद दोनों डिवाइड होंगे 2 से, 2 6 और
2 5 है। अब दोनों किसी कॉमन नंबर से नहीं डिवाइड होंगे, तो अगर नहीं डिवाइड होंगे तो आपको क्या करना होता है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय द नॉन कॉमन फैक्टर्स। ऐसा करते थे 7th स्टैंडर्ड के अंदर, जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा है ध्यान दोगे तो याद होगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लो, जो नंबर आएगा वो इनका एलसीएम है। यानी एलसीएम यानी कौन, ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में सबसे पहले कॉमन मिलने वाला है। 120 के टेबल में भी आएगा, 100 के टेबल में भी आएगा, और जो सबसे छोटा वाला। तो ये 10 2 20, 20 और 20 इंटू 6 120, 120 इंटू 5 600। तो इसको भी 600 बनाया जा सकता है और इसको भी 600 बनाया जा सकता है। आप ये ध्यान दे लो कि 120 मल्टीप्लाई बाय 5 600 होगा और 100 मल्टीप्लाई बाय 6 600 होगा। तो मैं कर लेता हूँ मल्टीप्लाइंग यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, 5 मल्टीप्लाइंग 5 इन इक्वेशन नंबर 3 एंड इसके अंदर 6 इन इक्वेशन नंबर 4 वी गेट। हमको क्या मिलेगा ज़रा देखना। मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 5, तो ये हो जाएगा 600, 5 इंटू 120 600 m हो जाएगा, माइनस ये भी 600 n हो जाएगा, और ये 5 6 30, ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 5। इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूँगा 6, तो जब मैं 96 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 6 6 36, 6 9 54, ये हो जाएगा 576। ये आ गया 576 m माइनस ये तो मैंने भी देखा था 600 हुआ, ठीक है, इज इक्वल टू 6 4 24, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। अब इन दोनों में ये दोनों सेम आ गए। आपको करना क्या होता है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 6 फ्रॉम 5। जो बच्चे ऐसे लिखते हैं ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 5 and 6, ऐसे नहीं लिखते, ऐड नहीं लिखते, इसमें सब्ट्रैक्ट किसमें से कौन हो रहा है वो लिखना होता है, ठीक है। एडिशन के समय पे आप लिखो एडिंग 1 and 2, सब्ट्रैक्शन के समय नहीं लिख सकते। आप देखो ये 6 को 5 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, तो 600 m माइनस 600 n इज इक्वल टू 30, और फिर ये 576 m माइनस 600 n इज इक्वल टू 24। सब्ट्रैक्शन के समय माइनस लिखिए, साइन चेंज करके दिखाओ, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, साइन चेंज हो जाएगा। अब ये माइनस 600 प्लस 600 कैंसिल। अब देखो 600 माइनस 576 कितना आएगा, 24, तो आ जाएगा 24 m, और ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आ जाएगा 6, तो ये चला गया, m यहाँ बच जाएगा, और 24 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो ये मुझे क्या दे देगा, 6 1 6 और 6 4 24, तो ये आंसर आ गया मेरा 1/4। m की वैल्यू आ गई 1/4। अब आप देख लो दूसरा, अब ये m की वैल्यू 1/4 मैं किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। किस में अच्छा लग रहा है, यहाँ डाल दूँ, चलो ठीक है। अब ले लो, नहीं ये इसमें डालता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग m इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर 3, इन इक्वेशन 3 वी गेट, हम थर्ड इक्वेशन में डाल देते हैं 120 मल्टीप्लाई बाय m की वैल्यू कितनी है, 1/4, ये डाल दें 1/4 माइनस 120 n इज इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। ये आ जाएगा 4 1 4, 4 3 30 हो जाएगा, तो ये 30 वहाँ भेजकर माइनस कर देता हूँ, तो ये माइनस 120 n यहाँ बच जाएगा, और वो वहाँ जाके माइनस 30। अब देखो ये हो जाएगा माइनस 120 n इज इक्वल टू ये कितना, माइनस 24, ठीक है, ग्रेटर नंबर की साइन लगेगी। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो नीचे जाके उधर डिवाइड कर देगा, माइनस 24 डिवाइडेड बाय माइनस 120। अब देखो ये कट गया माइनस माइनस, और 24 मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 करोगे तो आ जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई 1/5। तो भाई मेरे पास है m की वैल्यू 1/4 और n की वैल्यू 1/5। अब मुझे इनकी वैल्यू थोड़ी चाहिए थी, अब मैं रीसब्स्टिट्यूट करूँगा। रीसब्स्टिट्यूटिंग m इज इक्वल टू 1/πx एंड n इज इक्वल टू 1/4,
पाई वाई, जो मैंने डाला था वो मैंने वापस डाल दिया इनके अंदर। वी गेट, जो क्या मिलने वाला है देखो, अब खजाना मिलने वाला है। अब खजाना मिलेगा, m की वैल्यू आ गई 1/πx और वो है 1/4। और वैसे ही यहाँ पर देखो ये n की जगह आ जाएगा 1/πy और उसकी वैल्यू है 1/5। अब आप ऐसे ही कर लो, या तो इन्वर्टेंडो कर लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये इसके साथ गया तो πx हो जाएगा और ये 4 1 जा, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 4 हो गया तो πx की वैल्यू 4 आ गई, 4 मीटर्स। और वैसे ही इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो πy की वैल्यू आ गई 5 मीटर्स। अब याद करो शुरुआत में हम लोग ने क्या लिया था, सरकमफरेंस ऑफ द फोर व्हील πx मीटर्स, सरकमफरेंस ऑफ द रेयर व्हील πy मीटर्स। तो भाई अब x और y की अलग से वैल्यू की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें उन्होंने सरकमफरेंस ही पूछा है। तो सरकमफरेंस तो मिल गया ना, πx और πy, तो यही है। तो हमारा फाइनली इतना लंबी जर्नी के बाद हमको मिल गया द सरकमफरेंस ऑफ द फोर व्हील is 4 meters and the rear wheel is 5 meters।